नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश की सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जैसा कि तुम्हें पता है हमारा उदय बैच चल रहा है, उसमें रसायन विज्ञान का हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है जो है हमारा परमाणु संरचना। ठीक है, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की बात चल रही थी। इससे पहले हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि भाई थॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन ने करी थी। उन्होंने अगर बात करें परमाणु की जो तुलना थी वो एक तरबूज के साथ करी थी, है ना, या फिर तुम बोल सकते हो उन्हें उनके मॉडल को हमने कहा था प्लम पुडिंग मॉडल। बेसिकली क्या होता है कि जो उन्होंने ये कहा था कि परमाणु जो है वो पूरा की पूरा एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, बिखरे हुए हैं। और वही बात करें या वितरित है, सही, ठीक है, वितरित इज द राइट टर्म। और वहां पर हमने देखा था कि जैसे उन्होंने कल्पना करी थी किसके साथ, उसकी अगर बात करें तुलना करी थी उसकी किसके साथ, तरबूज के साथ। तो तरबूज में तुम देखोगे जितना भी लाल भाग था वो पूरा की पूरा धनावेशित भाग है, और जो बीजे होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो क्या थे अगर हम बात करें, वो अगर हम बात करें ऋणावेशित कण थे। ठीक है, हमने वहां पर इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का, अगर हम बात करें गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, जहां पर हमने देखा था कि परमाणु जो है, परमाणु का अधिकतर हिस्सा जो है वो खाली हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जब हमने एक स्वर्ण पत्र लिया था और उस पर जब अल्फा कणों की बौछार करी थी तो हमने देखा था कि अधिकतर जो अल्फा कण थे वो सीधे मार्ग में निकल गए, कुछ अपने मार्ग से डिविएट हो गए, कुछ अपने मार्ग से क्या हो गए, डिविएट हो गए, और लगभग 20,000 में से एक वापस लौट कर आ गया। तो वहां पर हमने एक चीज सीखी थी, वो क्या चीज सीखी थी कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है और कुछ ना कुछ बीच में है ना, कि जो क्या है, ठोस है, जो क्या है, ठोस है, कुछ ना कुछ तो बीच में है। फिर हमने देखा था कि भाई जो ठोस चीज है उसके ऊपर धनावेशित था। क्यों? क्योंकि जब अल्फा कण हमने भेजे, अल्फा कण भी धनावेशित थे, और जब वो न्यूक्लियस से अगर हम बात करें टकरा, मतलब न्यूक्लियस के पास गए, ठीक है, तो वो वापस क्या हो गए, लौट गए। रीजन क्या था कि भाई धनावेशित धनावेशित एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो वहां पर परमाणु की कल्पना हुई थी कि अधिकतर भाग जो है वो परमाणु का क्या होता है, खाली होता है, और कुछ ना कुछ धनावेशित भाग है जो मध्य में स्थित है, जिसे हमने कहा था न्यूक्लियस या फिर नाभिक। तो वहीं पर नाभिक की खोज हुई थी। आज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब रदरफोर्ड की भाई गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, उसमें अगर हम बात करें हमने एक चीज सीखी थी, है ना, कि भाई न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, हाँ भाई, और बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और हमने ये देखा था कि अगर मैं पूरा की पूरा क्रिकेट का ग्राउंड ले लूं तो उसके अंदर मटर का जो दाना है, ठीक है, मटर का जो दाना है वो अगर हम बात करें हमारा परमाणु का नाभिक होगा। फिर उन्होंने एक चीज नहीं बता पाए थे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम होता है, जो अगर बात करें परमाणु की जो स्थायित्व है, उनके बारे में उन्होंने डिस्कशन नहीं किया था या इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कैसे? कि उन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक है, इस तरीके का ये नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते 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 अपनी एनर्जी को क्या करते जाते हैं, लूज करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? लूज करते जाते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया जैसे कि ये न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ से उन्होंने चक्कर लगाना शुरू करा इलेक्ट्रॉन ने, और अपना पाथ है ना, अपनी एनर्जी को क्या करते जा रहा है, खोते जा रहा है, खोते जा रहा है, खोते जा रहा है, और एक समय ऐसा आया कि वो इसमें क्या हो गया, समाहित हो गया। तो यहां पर क्या करता था कि जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन विकिरण के रूप में, किसके रूप में, विकिरण के रूप में क्या कर रहा था, एनर्जी रिलीज कर रहा था। एनर्जी क्या कर रहा था, ऊर्जा मुक्त कर रहा था, एनर्जी रिलीज कर रहा था। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी थ्योरी थी, है ना, इसने एक्सप्लेन नहीं किया, है ना, परमाणु के स्थायित्व को। परमाणु के स्थायित्व को अगर हम बात करें, इसने एक्सप्लेन नहीं किया। परमाणु का मतलब परमाणु का स्थायित्व ये कि अगर हम बात करें, है ना, नहीं बता पाए। इसके कारण इनकी थ्योरी, है ना, काफी हद तक अगर बात करें, ये वाला जो पॉइंट था, है ना, ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बेसिकली क्या है, देखो हमने शुरू में थॉमसन मॉडल पढ़ा, थॉमसन परमाणु मॉडल पढ़ा, उसमें हमने ये तो चीज सीखी ना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेशित होता है। बाकी चीजें चलो मान लो दिक्कत हो गई, नहीं मतलब ये तो बोल दिया कि एक ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ये तो हमने सीखा ना। ठीक है, थॉमसन परमाणु मॉडल ने बेसिकली वैसे ही हमारा अगर हम बात करें, यहां पर हमने क्या सीखा कि भाई रदरफोर्ड और गोल्डफेल एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा कि भाई परमाणु का अधिकतर भाग जो है वो क्या है, खाली, और बीच में कुछ ना कुछ धनावेशित भाग है। ठीक है, जिसने हमने कहा न्यूक्लियस या नाभिक, नाभिक के अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ तो धनावेशित भाग है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, अभी का जो है बेटा, अभी का ये है, ठीक है, अभी
अब इस कमी को और दूर करेंगे कौन, हमारे नील्स बोर। तो अभी है ना हम कवर करने वाले परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, और यहीं पर अगर हम बात करें, हमने नील्स बोर का परमाणु मॉडल भी पढ़ा था जहां पर परमाणु के स्थायित्व के बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके की बताई थी, है ना, कि भाई परमाणु जो होता है ना, परमाणु की स्थिरता को समझाने के लिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के खिलाफ, है ना, या आपत्ति को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में, है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की एक नई व्यवस्था दी, ठीक है, एक नई व्यवस्था दी, ठीक है। और उसी को अगर हम बात करें आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में यही सारी चीजें पढ़ी थी, है ना, इनके बारे में हमने बहुत कुछ देखा था कि 7 अक्टूबर 1885 को कोपेनहेगन में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उन्हें 1916 में कोपेनहेगन जो अगर बात करें यूनिवर्सिटी थी, जो विश्वविद्यालय था, ठीक है, उसी में उन्हें क्या कर दिया गया था, अगर बात करें भौतिकी का प्रोफेसर, मतलब फिजिक्स का प्रोफेसर उन्हें नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। 1922 में परमाणु की संरचना पर उन्हें के काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। हाँ, प्रोफेसर बोर ने अनेक रचनाओं के अगर बात करें पुस्तकों की दिखाई, जिसमें से ये देखने को मिल जाएगी स्पेक्ट्रा और परमाणु अगर बात करें संविधान का सिद्धांत, बेसिकली परमाणु सिद्धांत और प्रकृति का वर्णन, मतलब परमाणु का सिद्धांत और एटॉमिक जो प्रिंसिपल था और उसकी प्रकृति का वर्णन उन्होंने अच्छे से अपनी बुक्स में डिस्कशन किया, ठीक है। इनके बारे में हमने क्या कर चुके थे, मतलब अगर बात करें पढ़ चुके थे, ठीक है। अब मेन बात क्या है, मेन मुद्दा क्या है, हम बात करने वाले हैं किसकी, बोर्स अगर बात करें एटॉमिक मॉडल की, ठीक है, बोर के एटॉमिक मॉडल की, ठीक है। यही बात थी कि भाई हमने ये देखा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अगर हम बात करें वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते कुछ इस तरह से। और इन कक्षाओं की ऊर्जा जो है वो क्या है, इनके ऊर्जा लेवल्स हैं, ठीक है। इसकी ऊर्जा सबसे कम, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, ऐसे ऊर्जाओं का लेवल था। इनके बारे में हमने क्या करा था, डिस्कशन किया था, इनके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था, ठीक है। अच्छा, हमने ये बताया था कि प्रत्येक कक्षा के चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। देखो ये वाले अगर पहली वाली कक्षा में लगा रहे थे उसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम। फिर उससे ऊपर वाले में चक्कर लगा रहे तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, उससे ज़्यादा, और इससे ऊपर और ज़्यादा, उससे ऊपर और ज़्यादा। मैंने तुम्हें बताया भी था कि बेसिकली क्या होता है कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब संरक्षी बल। अब संरक्षी बल क्या होते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि मैं नीचे से इस पेन को उठा रहा हूं, अच्छा मैं इसको ऊपर ले जाने के लिए कोई कार्य कर रहा हूं, जितना भी मैं कार्य कर रहा हूं वो पूरा की पूरा क्या है, अगर हम बात करें ऊर्जा में बदल जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहां तक मैंने आने में मुझे मेहनत करनी पड़ी, कार्य करना पड़ा, पर जब मैं इसे छोड़ूंगा तो मुझे कोई कार्य की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे कोई कार्य की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेटा यहां पर अगर हम बात करें हमने एक संरक्षी बल के खिलाफ क्या करा है, कार्य किया। वैसे ही है ना, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पर क्या होता है, धनावेश होता है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली तुम देखोगे यहां पर अगर हम बात करें इनकी ऊर्जा का कुछ स्तर यहां पर दिया हुआ है। अब किस कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले भी बता चुका हूं, वो होता है हमारा 2n², है ना। 2n² फॉर्मूला होता है, n मतलब कक्षा का नंबर। तो इन कक्षाओं या कोच का अगर हम बात करें ऊर्जा स्तर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन कक्षा में चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना ही उत्सर्जन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि यहां पर भी ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है। क्या होता है, ऊर्जा स्तर होते हैं, वो इन फ्यूचर अपन पढ़ेंगे अच्छे से। ऊर्जा का अवशोषण करने पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में तथा उच्च ऊर्जा का उत्सर्जन कर पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर पर संक्रमित हो जाता है। इन कक्षाओं को 1 2 3 4 KLMN प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है मैं तुम्हें अगर बताऊं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करता है, अगर हम बात करें मान लो इस शेल में है, ठीक है, इस शेल में है या किसी कक्षक में है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने ऊर्जा का अवशोषण करेगा और क्या कर जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर पे चला जाएगा,
ठीक है, और उस उच्च ऊर्जा स्तर से वापस क्या आ जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए खुद सोचो कि हम क्या है, हम इस माले पर रहते हैं, हमारी यहाँ पर ऐसे माले हैं, ऐसे बिल्डिंग्स हैं, ये पहला माला, ये दूसरा माला, ये तीसरा माला, ये चौथा माला। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन के पास आ गए पैसे, क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन के पास आ गए पैसे। तो पैसे आ चुके हैं, तो अब वो क्या करेगा भाई, अमीरी दिखाएगा, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर पर, मतलब उच्च स्टैंडर्ड पर चले जाएगा, गया 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 गया। और जब पैसे खत्म हो गए है ना, फिर क्या करना चाहेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा, जब नीचे आना होगा तो भैया अपना पूरा 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 उसका जो घमंड है वो पूरा पूरा क्या करते चलेगा, रिलीज करता चलेगा। क्या करते चलेगा, रिलीज। तो जब ऊर्जा अवशोषित करता है वो, तो उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, और ऊर्जा जब रिलीज करता है ना, अगर हम बात करें निष्कासित करता है, तो वो क्या करता है, नीचे, अगर हम बात करें निचले ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ी ही प्यारी सी चीज थी। ठीक है, इसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। ऊर्जा स्तर या शेल द्वारा धारण किए गए, अगर हम बात करें द्वारा धारण किए गए, है ना, धारण किए जाने सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की एक सीमा होती है। ठीक है, और उस सीमा को हमने फॉर्मूला दिया था 2n²। क्या बोला था मैंने, 2n², जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। परमाणु के किसी भी ऊर्जा स्तर में संयोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दी गई है, जहां n उस ऊर्जा स्तर की संख्या है। जैसे कि अब मैं तुम्हें बताऊं, पहली चीज तो तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या होती है कि 2n² फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, 2n² फॉर्मूला होता है। जैसे ही मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, क्या रखूंगा, 1। जैसे ही तुम n की वैल्यू रखोगे 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब जैसे ही तुम लिखोगे इज इक्वल टू n, सॉरी नॉट 2 × 1 का स्क्वायर, जैसे ही तुम इसको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये आ जाएगा 2, है ना, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ रहे हो, क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे ही तुम n की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, क्या हो गया, 2 रखोगे, यहाँ क्या रखी, 1। अच्छा, 2 रखोगे तो 2 × 2 का वर्ग, है ना, क्या आ जाएगा, 2 × 2 का वर्ग। अब तुम खुद सोचो, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर क्या होगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 दूनी कितना होता है, 8, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 का कितना होता है, 8। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8। तो भाई दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 8। इसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो तुम्हें ध्यान रखना है। देखो ये तो पहला पॉइंट हो गया, है ना, ये तो क्या हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा ये रखना है कि बाह्यतम कक्ष में, देखो ये 10th क्लास में भी तुम्हें हमेशा याद रखना। ठीक है, 10th क्लास में बहुत ये काम आएगा, तुम्हें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाह्यतम कक्ष जो होता है उसी को हम बोला करते हैं संयोजी कक्ष। इसी को हम बोला करते हैं, बाह्यतम कक्ष जो हुआ है ना, ये जो बाह्यतम कक्ष है इसी को हम बोला करते हैं संयोजी कक्ष। क्या कहा करते हैं, संयोजी कक्ष। और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कहलाते हैं, है ना, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कहलाते हैं, अगर हम बात करें, उन्हें हम बोला करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला करते हैं, इन्हें हम बोला करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली तुम्हें यहाँ पर एक चीज सीखनी है कि क्या होता था सर, आपने एक फॉर्मूला सिखाया जो होता है हमारा 2n², मतलब किस कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है, पूरी की पूरी क्या है, बिल्डिंग, 4 माले हैं उसके अंदर। पहली बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, दूसरे फ्लोर पर कितने लोग रह सकते हैं, 8 लोग रह सकते हैं। सबके अलग अलग नाम है, पहले वाले का क्या नाम है, k, दूसरे का नाम क्या है, l, तीसरे का नाम क्या है, 8। जैसे ही तुम n की वैल्यू 3 रखोगे ना बेटा, n की वैल्यू जैसे ही तुमने 3 रखी तो खुद सोचो क्या आ जाएगा, 2, n की वैल्यू 2 इंटू n का कितना होगा, 3 का वर्ग, है ना। जैसे ही तुम इसको कैलकुलेट करेंगे 3 दूनी, अगर सॉरी 3 तिरका 9, भाई 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 9 दूनी 18, तो ये कितना जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। कितना जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे तुम n की वैल्यू 4 रखोगे, 4 का वर्ग होता है 16, 16 दूनी 32, तो आखिरी वाले में कितना जाएंगे, 32। बट बाह्यतम कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ध्यान से समझने की प्रयास करना। चलो अपन शुरू करें अब।
तो अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैं तुम्हारे सामने कुछ परमाणु क्रमांक लिखूंगा, उनको ध्यान रखना। पहला अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक मेरे पास है, वो है हमारा हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जो होता है वो H होता है। क्या होता है? H, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। या फिर ऐसा लिख लेते हैं अपन, ऐसा लिखो, पहला कॉलम बनाओ बढ़िया सा, ठीक है, बढ़िया से अपन कॉलम बनाते हैं, ठीक है, हम बढ़िया से क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। ये आ गया हमारा, ठीक है, ये हमारी आ गई। अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा तत्व का, ठीक है। फिर यहीं पर हम देख लेंगे, अगर हम बात करें, यहीं पर हम देखेंगे क्या हमारा, अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा किसका, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। किसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। चल, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। अरे यार, चलो स्ट्रेट हो जा भाई, हटाओ इसको, अब खींचते हैं सी। चलो, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, ठीक है। चल, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो गया हमारा तत्व। क्या हो गया? तत्व। अब आ जाएगा हमारा क्या, तत्व। अब तत्व कौन सा है? मान लो हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन, है ना, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, इसका यहां पर ले लो परमाणु क्रमांक। क्या ले लो? परमाणु क्रमांक, ठीक है, क्या ले लो? परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक। और यहां पर ले लो तुम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये होता क्या है? विन्यास मतलब अरेंजमेंट, विन्यास मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब भाई यहाँ पर हम देखेंगे क्या, कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है किसी परमाणु के अंदर। चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, किसकी बात करें? हाइड्रोजन की। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? एक। कितना होता है? एक। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, ठीक है, चलो, मैं तुमसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, मैं तुमसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक, है ना। अब हम बात करेंगे वही अरेंजमेंट की जो पिछली वाली हुई है, ये रही। यहां पर हमने क्या सिखाया कि पहले कक्ष में कितने होते हैं भाई? दो इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। तो हाइड्रोजन का अगर मैं जैसे ही देखूंगा ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना आएगा? एक आएगा। क्यों? क्योंकि भाई क्या होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n², है ना। तो भाई जब n की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो आंसर कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। जब n की वैल्यू मैंने क्या रखी? 1 रखी, तो आंसर कितना आया भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन के पास तो क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? संख्या होती है, ठीक है, क्या होती है? संख्या होती है, ठीक है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये आपको बात करनी है तत्व के परमाणु के साथ, है ना। अगर परमाणु के ऊपर कोई आवेश ना हो तो, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अच्छा, अब दूसरा जो परमाणु होता है ना, वो होता है हमारा हीलियम, है ना। हीलियम तत्व है। कौन है? हीलियम तत्व, हीलियम तत्व, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या जाएगा? 2। क्या जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि भाई पहली कक्षा के अंदर अगर हम बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते थे, 2 आ जाएंगे। अगर तुम्हें मैं बताऊं अच्छे से, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्रोजन का। अगर मैं बनाऊं तो देखो, हाइड्रोजन का ये अगर हम बात करें, ये हो गया इसका नाभिक। क्या हो गया? नाभिक हो गया, है ना। हाइड्रोजन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? हाइड्रोजन की, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, है ना। हाइड्रोजन की बात चल रही है, हाइड्रोजन की बात चल रही है। ये तो हो गया इसका क्या? नाभिक हाइड्रोजन का, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका नाभिक हो गया। अब अगर मैं बताऊं, ये इसकी पहली कक्षा हो गई नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की। देखो, ये हाइड्रोजन क्या हो गई? पहली कक्षा हो गई, अगर तुम देख पा रहे हो तो, ठीक है। हाँ,
अगर हाइड्रोजन की तुम पहली कक्षा देख पा रहे हो तो हम दिखाते हैं, देखो ये इसकी पहली कक्षा हो गई, ध्यान से समझना क्या हो गई, पहली कक्षा हो गई, जिसके अंदर ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये इकलौता इलेक्ट्रॉन क्या है, एक लौता इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास करना। वैसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, वैसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं हीलियम की, किसकी बात करूं, हीलियम की बात करूं, तो देखो हीलियम का हम बनाते हैं, हीलियम का हम बनाते हैं, तो हीलियम के अंदर कितने परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, सबसे पहले तो ये इसका नाभिक आ जाएगा, ये नाभिक आ गया, ठीक है, इसका क्या आ गया, ये नाभिक आ गया, इसका भी ये नाभिक था, है ना, ये इसका नाभिक आ गया। अब इस नाभिक के अंदर सर अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा, इसकी दूसरी कक्षा आएगी, ये देखो दूसरी कक्षा आ गई, इस कौन सी कक्षा आ गई, दूसरी वाली कक्षा आ गई, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सर, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं अपन। ये अगर हम बात करें, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ध्यान से समझना, फिर से समझो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, लिथियम की, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, लिथियम की। तो ये आ गया अपना Li जिसका संकेत होता है, और जो होता है हमारा लिथियम, क्या होता है, लिथियम हुआ करता है, ठीक है, क्या होता है, लिथियम हुआ करता है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, कितना है, 3 है ना, कितना होता है, 3 होता है। अब मैं तुम्हें ध्यान से दिखाऊं अगर, ठीक है, अगर तुम देखोगे ध्यान से, ठीक है, कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक, 3 होता है। अब इसका अपन क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाते हैं। सर ये इसका नाभिक हो गया, क्या हो गया, इसका नाभिक हो गया, ठीक है, ये इसकी पहली कक्षा हो गई, अगर तुम देख पा रहे हो तो क्या हो गई, ये इसकी क्या हो गई, पहली कक्षा हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, पहली कक्षा हो गई, चलो दिखा देते हैं, ये इसकी पहली कक्षा हो गई, ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई, ये क्या हो गई, इसकी दूसरी कक्षा हो गई, चलो दिखाते हैं। जैसे कि ये इसका नाभिक, पहली वाली के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और अब देखो ध्यान से, पहली वाली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते थे, 2, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला बताया मैंने, क्या होता है, वो होता है सर 2n²। जैसे मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो इलेक्ट्रॉन आ गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने n की वैल्यू 2 रखी, आंसर आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। पर ध्यान से सुनो, दूसरी वाली कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, बट हमारे पास है कितने, हमारे पास सर 3 ही है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, कितना होता है, 3। इसका मतलब पहले वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे वाले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। इसके अंदर 8 बन सकते हैं, लेकिन है कितने अपने पास, हमारे पास सर टोटल 3 थे, पहले वाले के अंदर 2 मैक्सिमम बन सकते तो बना दिए, तीसरे वाले के अंदर 8 बन सकते हैं, पर हमने 1 रखा, हमने 1 रखा, ठीक है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल समझ लो। अब हम डायरेक्ट आते हैं किसके तरफ, अगर हम बात करें बेरिलियम की तरफ, किसकी तरफ, बेरिलियम की तरफ, ठीक है। तो बेरिलियम का कितना होता है अगर हम बात करें, है ना, बेरिलियम, बेरिलियम का होता है अगर हम बात करें कितना, बेरिलियम का होता है परमाणु क्रमांक 4, कितना होता है, 4, ठीक है। सिंपल सी बात, ये बना के दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम समझना, ठीक है, फिर तुम लोगों को बनाना, तुम लोगों को होमवर्क रहेगा, ठीक है, तुम लोगों को होमवर्क रहेगा। ये धनावेशित, ठीक है, ये पहली कक्षा, ठीक है, ये पहली कक्षा, और फिर ये दूसरी कक्षा, ये क्या हो जाएगी, दूसरी कक्षा। पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सर, 2 आएंगे, है ना, कितने आएंगे, 2, पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। दूसरी कक्षा के अंदर कितने आएंगे सर, दूसरी कक्षा के अंदर बन 8 सकते हैं, बट आएंगे कितने, अगर हम बात करें, आएंगे सिर्फ और सिर्फ 2। क्यों आएंगे 2, क्योंकि सर टोटल इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी कक्षा के अंदर 2। अच्छा, दूसरी कक्षा के अंदर 8 बन सकते हैं, वो कैपेसिटी बताता था कि किस कक्षा के अंदर कितने बन सकते हैं, बट बनेंगे, इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही हम डालेंगे ना, उतने ही भरेंगे हम, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए हैं, ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका क्या जाएगा, 2,1, क्या हो जाएगा, 2,1, इसका क्या हो जाएगा, 2,2, पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी कक्षा के अंदर 2। वैसे बोरॉन का क्या हो जाएगा, चलो दिखा देते हैं हम, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, जैसे हम बात करेंगे बोरॉन की,
तो बोरॉन का अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें इसका, ये अगर हम बात करें इसका तत्व का नाम, ये परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये अगर हम बात करें, ये हमारे हो गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा हो गया इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। चलो करते हैं। तो बोरॉन, ये हो गया हमारा बोरॉन, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है हमारा कितना, 5। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 2,3 आएगा, क्या आएगा, 2,3, ठीक है। थर्ड वाले, सेकंड वाले में के अंदर 3 बनेंगे। वैसे ही अगर हम बात करें कार्बन लोगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आएगा 2,4। वही बात करें, फिर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, जिसके अंदर आएगा अगर हम बात करें 2,5, क्या आएगा, 2,5, ठीक है, समझ रहे हो, टोटल 7 हो गए। फिर अगर हम बात करें ऑक्सीजन का कितना होता है, अगर हम बात करें बच्चे 8 होता है, कितना होता है, 8। तो इसका अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक, वो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आएगा 2, अगर हम बात करें 6, पहले वाले के अंदर 2, दूसरे वाले के अंदर 6, क्योंकि दूसरे के अंदर मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, वो बन सकते हैं 9। अच्छा, फ्लोरीन का कितना आएगा, 9। ये क्या हो गया, बोरॉन, ये हो गया हमारा कार्बन, ठीक है, पक्का। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, पक्का, कोई दिक्कत। चलो, ये हमारा ऑक्सीजन। बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारे फीडबैक के ऊपर ही मैं देखा करता हूँ सारे, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन का क्या होगा भाई, है ना, फ्लोरीन का क्या होगा, देखो दिखाते हैं। फ्लोरीन का होगा परमाणु क्रमांक कितना, 9। तो पहले वाले के अंदर कितने बन सकते हैं, पहले वाले के अंदर सर सिर्फ 2 बन सकते हैं, दूसरे वाले के अंदर कितने बन सकते हैं, 8, पर हमारे पास टोटल कितने हैं, 9, तो दूसरे में कितना आएगा, 7, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब जैसे ही हम नियॉन आएंगे, है ना, जैसे ही हम बात करेंगे नियॉन की, ठीक है, ये क्या है हमारा नियॉन। तो नियॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 10, कितने होते हैं, 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2,8, कितना आएगा, 8। क्लियर है इतनी। अब इन्हीं के सामने तुम वो बना सकते हो डायग्राम, पहली वाली कक्षा के अंदर 2, दूसरी वाली के अंदर 3, पहली वाली कक्षा के अंदर 2, दूसरी वाली के अंदर 4, इस तरीके की चीजें अपन देख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। चलो, अब हम बात करते हैं, एक और मैं बनाता हूं, ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही प्यारा है ना। हम बात करेंगे सोडियम की, फिर उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये सोडियम की बात करेंगे, ठीक है। चलो, सोडियम की बात करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं किसका, फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं किसका, अब बात करते हैं हम किसकी, सोडियम की। सोडियम का संकेत होता है Na, जो होता है हमारा सोडियम। अब तुम्हें पता है ना, कि भाई सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 11 होगा, कितना होगा, 11। अब ध्यान से सुनो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आएगा, वो ध्यान से सुनो। पहले वाली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली कक्षा के अंदर 8, समझ रहे हो ना। अच्छा, 9 क्यों नहीं लिखा, 9 क्यों नहीं लिखा, है ना, क्योंकि दूसरी वाली कक्षा के अंदर 8 से ज्यादा बन भी नहीं सकते, है ना, दूसरी वाली कक्षा के अंदर 8 से ज्यादा बन नहीं सकते, इसलिए हम तीसरी कक्षा के अंदर जाएंगे, है ना। तो दूसरी वाली कक्षा के अंदर क्या होते हैं, अगर बात करें 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8। अब तीसरी वाली कक्षा के अंदर बन सकते हैं 18, बट बचे कितने हमारे पास, 1। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे ही तुम इसका गर्म बनाओगे तो ये हमारा हो गया नाभिक, ये इसकी पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा, ठीक है ना। और अच्छा, ध्यान से सुनना, इसको अच्छे से बना देते हैं। ये हो गया नाभिक, ये इसकी पहली कक्षा, ठीक है, ये इसकी दूसरी कक्षा, और ये इसकी तीसरी कक्षा, ठीक है, अच्छे से देखा। नाभिक बन जा भाई, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा अब तो कैसे नहीं बनेगा, एटीट्यूड पे ले लिया ये गोला। चलो, ये तीसरी कक्षा, हाँ चलो तीसरी कक्षा। चलो, पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। चलो बना देते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। दूसरी वाली के अंदर कितने होंगे सर, दूसरी वाली के अंदर होंगे 8, 8 बना देते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और ये 8वां, हो गए 8, हो गए 8 पक्का। चलो, तो ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और भाई थर्ड वाली कक्षा के अंदर कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने को तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी,
अब हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, किसकी, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम होता है Mg, है ना, जो होता है हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो होता है वो होता है परमाणु क्रमांक 12। इसका तो मैं खुद बनाना है, क्या जाएगा 2,8,2। ठीक है। फिर वही बात करें किसकी, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का जो संकेत होता है Al होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है हमारा 13। कितना होता है, 13। ठीक है, 13 का क्या होगा 2,8,3। फिर वही बात करें एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, SI होता है, क्या होता है SI, सिलिकॉन। ठीक है, क्या होता है सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन का कितना होता है 14, क्या वो लिखोगे 2,8,4। ठीक है, 2,8,4। वही बात करें, हम बात करेंगे Fp की, जो होता है हमारा फास्फोरस। क्या होता है, फास्फोरस होता है। सिंपल सी चीजें हैं जो हमने सिखाई है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 15। कैसे लिखोगे 2,8,5। समझ रहे हो ना, पहले वाले के अंदर 2 बन सकते हैं, दूसरे वाले के अंदर 8 बन सकते हैं, तीसरे वाले के अंदर 18 बन सकते हैं, बट बचे कितने 5। ठीक है, पक्का, अरे बताओ भाई। ठीक है, चलो फास्फोरस के बाद हम बात करते हैं अब किसकी। ठीक है, अब हम आएंगे किस पर, सल्फर पर। किस पर आएंगे, सल्फर पर। ठीक है, चलो ठीक है, तो सल्फर की बात करते हैं। चलो, तो सल्फर S होता है ना, क्या होता है सल्फर S होता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। इसका आ जाएगा 2,8,6। ठीक है, चलो फिर एक और बात करें क्लोरीन, क्या बोलेंगे क्लोरीन। ठीक है, जिसका अगर हम बात करें संकेत होता है Cl, क्या होता है Cl। अगर हम बात करें इसका परमाणु क्रमांक 17, क्या जाएगा 2,8,7। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें, अब बात करेंगे हम 18 किसकी, आर्गन की। किसकी, आर्गन की, ध्यान से समझना। तो ये हो गया हमारा आर्गन। ठीक है, जिसका होता है अगर हम बात करें 18। अब ध्यान से सुनो, तो इसका अगर हम बात करें, हम लिखेंगे तो आएगा 2,8,8। 2,8,8। यह अक्रिय गैस होती है, जिनके भी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोला करते हैं अक्रिय गैस, जिनके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ करते। अब ध्यान से समझना, अब देखो केस बड़ा डिफरेंट आने वाला और मजेदार आने वाला। अब तुम्हारे पास आ गया कौन, इसको ध्यान से समझना। अब आ गया हमारे पास कौन, अगर हम बात करें पोटेशियम की। ठीक है, कौन आ गया, पोटेशियम। अब जैसे तुम पोटेशियम का लिखने जाओगे तो तुम क्या करोगे सर, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। पहली वाली कक्षा के अंदर 2, दूसरी वाली कक्षा के अंदर 8 और तीसरी वाली कक्षा के अंदर 9। सिंपल सी बात, क्योंकि सर तीसरी वाली कक्षा के अंदर अगर हम बात करें 18 बन सकते हैं तो 9। ध्यान से सुनना, ऐसा मत करना। क्यों, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही तुम्हें यह बताया था कि अगर किसी के बाह्यतम कक्ष में, अगर किसी के बाह्यतम कक्ष में अगर बात करें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो ऐसा मत होने देना। बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होना चाहिए। भले उससे पहली वाली के अंदर 32 हो जाए, भले उससे पहली वाली के अंदर 32 हो जाए, उससे पहली वाली के अंदर 18 हो जाए, लेकिन बाह्यतम कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। पक्का, चलो तो यही हम सिखाना चाह रहे थे तुम लोगों को, बड़े ही प्यारे तरीके से। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो क्या आएगा 8 और फिर 1 आएगा, क्या आएगा 8,1। क्यों, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में, है ना, बाह्यतम कक्ष में 8 से ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। पहले ऐसा 9 लिखना, पहले ऐसा दिखा देते हैं, पहले ऐसा 9 लिखना। ठीक है, फिर बोलना बाह्यतम, है ना, बाह्यतम, बाह्यतम कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन भाई 8 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो यही कारण है कि अब सही क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है, ये तो करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। तो सही क्या होगा 2,8,8,1। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं सीखूं, मैं तुम लोगों से पूछूं। अब मैं लेकर आता हूं किसको, अगर हम बात करें, ठीक है, अब मैं लेकर आता हूं किसको, पोटेशियम को, सॉरी कैल्शियम को। कैल्शियम का कितना होता है भाई 20 होता है। कितना होता है 20। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। जैसे ही तुम लिखोगे कैल्शियम का होगा 20,
ठीक है, अब हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या जाएगा 2,8,8,2। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि बाह्यतम कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए इसके बाह्यतम कक्ष में ये पता होना चाहिए। ठीक है, पक्का, सिंपल सी बात थी। आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पक्का, बढ़े आगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और आगे बढ़ते हैं। चलो अब बेसिकली अगला क्वेश्चन है कि भाई हम अब न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? न्यूट्रॉन की खोज की। अब ये न्यूट्रॉन क्या होता है उसके बारे में अपन बात थोड़ा सा करेंगे, न्यूट्रॉन की खोज की। देखो क्या हुआ कि भाई एक धनावेशित कण मिल गया, एक ऋणावेशित कण मिल गया, एक धनावेशित कण मिल गया और एक क्या हो गया, एक ऋणावेशित कण मिल गया। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि जो परमाणु है वो क्या था, उदासीन था, पर वहां पर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल हमें देखने को मिल गया जिसका नाम था न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसका नाम था क्या, न्यूट्रॉन, जो आपको मैं बताता हूं। तो सर 1932 में है ना, जेम्स चैडविक ने एक और उप परमाणु कण की खोज की जिसमें कोई चार्ज नहीं था, मतलब कोई आवेश नहीं था, कोई आवेश नहीं था। ठीक है, आवेश अगर हम बात करें नहीं था, और जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के बराबर था। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कौन अधिक भारी होता है, इन दोनों में भी अगर कंपटीशन आ जाए तो न्यूट्रॉन सबसे भारी होगा। ठीक है, अंततः ऐसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब वो क्यों हाइड्रोजन को छोड़कर अगर हम बात करें उसके बारे में अपन अभी पढ़ने वाले हैं। सामान्य तौर पर एक न्यूट्रॉन को n के रूप में दर्शाया जाता है, इसीलिए परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर दिया जाता है। ठीक है, तो परमाणु का जो द्रव्यमान है बेसिकली वो किस किस का सम होता है। परमाणु द्रव्यमान का जो अगर बात करें, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का सम होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हम उसे क्या माना करते हैं, नगण्य माना करते हैं, नेग्लिजिबल माना करते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी खोज किसने करी थी? सर जेम्स चैडविक ने करी थी। जेम्स चैडविक है ना, किन्होंने करी थी? जेम्स ना चैडविक। ठीक है, किन्होंने करी थी? जेम्स चैडविक जी ने करी थी इसकी खोज। ठीक है, पक्का, बढ़े आगे। चलो, तो भाई न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की बात करते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है ना, लगभग। और दोनों में अगर कोई पूछ ले तो तुम लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही भारी है। न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1 U है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो सापेक्ष क्या है, अगर हम बात करें 1 U है। ठीक है, न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है भाई? इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। ये विद्युत का अगर हम बात करें तटस्थ है, अगर इसको लिखना उदासीन है। क्या है? उदासीन है। विद्युत का क्या है अगर हम बात करें? उदासीन है। तो देखो ध्यान से, बीच में जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है अगर हम बात करें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो अच्छा, अब परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? परमाणु संख्या की। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे परमाणु संख्या की। ठीक है, परमाणु संख्या की। ठीक है, हाँ भाई, परमाणु संख्या की बात करते हैं। तो परमाणु संख्या ये किसी परमाणु के प्रोटॉन की संख्या है जो उसकी परमाणु संख्या निर्धारित करती है। ऐसे सभी परमाणु को Z से दर्शाया गया है। मतलब परमाणु संख्या क्या होती है? बेसिकली ये होती है प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या होती है? ये होती है प्रोटॉन की संख्या। मतलब किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है अगर हम बात करें? बोल सकते हो तुम परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और इसीलिए उसका परमाणु क्रमांक भी समान होता है। मतलब एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बना होता है? तत्व बना होता है। तो एक ही तत्व के अंदर जितने भी परमाणु हैं उसके अंदर जो प्रोटॉन है, ठीक है, उन अगर बात करें जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है उनकी संख्या क्या होगी? समान होगी, जिसी कारण से उसे बोला गया हमने परमाणु संख्या। ठीक है, चलो, किन्हीं दो तत्वों का परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। किसी तत्व की पहचान के लिए उस परमाणु क्रमांक का उपयोग किया जा सकता है। भाई कोई भी, जैसे कि भाई अगर बोल दें कि 6 प्रोटॉन वाला कोई चीज़ है तो हम बोल देंगे कि वो कार्बन है।
7 प्रोटॉन वाला है तो वो क्या है, नाइट्रोजन है। क्यों? क्योंकि जितना परमाणु संख्या होती है उसी प्रोटॉन, अगर हम बात करें उसे ही हम बोला करते हैं परमाणु संख्या, जितना प्रोटॉन होते हैं। एक सामान्य परमाणु या उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी समान होती है। परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होती है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होना चाहिए संख्या, या फिर बोल सकते हो उदासीन परमाणु में, ये ध्यान रखना, उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, कि संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, अगर हम बात करें इन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कब? जब परमाणु क्या हो, उदासीन हो, मतलब उसके ऊपर कोई आवेश नहीं हो। हमने पहले भी देखा परमाणु उदासीन होता है, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। पर परमाणु क्या होना चाहिए, उदासीन, है ना, ऐसा नहीं हो उसके ऊपर कोई प्लस हो या माइनस हो, इस तरीके की चीज हो, नहीं, उदासीन मतलब सीधा सीधा परमाणु होने चाहिए, ना उससे कोई इलेक्ट्रॉन गया हो और ना ही उससे इलेक्ट्रॉन आया हो। क्लियर है? पक्का? चलो पक्का। अब मैं तुम लोगों से एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ कि भाई इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे। अगर मैं तुम लोगों से पूछ दूं कि बोरॉन के अंदर कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, तो तुम बोलोगे बी के अंदर 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? कोई फ्लोरीन का पूछ ले तो 9 इलेक्ट्रॉन है 9 प्रोटॉन है। क्यों? क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, अगर परमाणु क्या है, उदासीन, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो। क्लियर है? पक्का? चलो अब हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या की, तो किसी परमाणु का द्रव्यमान, है ना, ध्यान से सुनना, किसी परमाणु का द्रव्यमान, है ना, सामान्य रूप से केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। कोई भी परमाणु है उसके अंदर जो द्रव्यमान है उसका पूरा की पूरा, अगर हम बात करें किसके अंदर निहित है, उसके न्यूक्लियस के अंदर, उसके नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर 2 लोग होते हैं, ठीक है, जिनको हम कंबाइनली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन, है ना। न्यूक्लियॉन का मतलब कौन कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम क्या बोला करते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या बोला करते हैं, न्यूक्लियॉन, इन दोनों को साथ में, ठीक है। हाँ, तो ये परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। और न्यूक्लियॉन की संख्या ही जो कहलाती है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो द्रव्यमान संख्या को किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग के बराबर रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं कि भाई द्रव्यमान संख्या क्या होती, देखो पहले तो सुन लो, परमाणु संख्या क्या होगी, है ना, परमाणु संख्या, ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, किसकी, प्रोटॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या के, या फिर और बराबर तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या के। इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी हो सकता है, पर कब की संख्या के, क्या के, पर कब, जब परमाणु क्या हो, उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु। इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी हो सकता है, लेकिन कब, जब उदासीन परमाणु में। क्लियर है? पक्का? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अपन बोलते हैं द्रव्यमान संख्या की, परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये क्या होगा, बेसिकली ये होगा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, है ना, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अच्छा, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है बताओ, प्रोटॉन की संख्या सर परमाणु क्रमांक होती है। परमाणु क्रमांक अगर तुम्हें पता होगा, तुम्हें प्रोटॉन की संख्या पता होगी, बिल्कुल पता होगी। क्या परमाणु क्रमांक पता होगा, तुम्हें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होगी, बिल्कुल पता होगी। क्लियर है? ये 2 फॉर्मूले जो है वो अभी तुम्हें ध्यान रखने, है ना, ये 2 फॉर्मूले जो है वो अभी तुम्हें क्या करने, ध्यान रखने, जो आपको पता होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा एक चीज थी, है ना, बड़ी ही सिंपल सी चीज थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? पक्का? चलो ठीक है,
तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। अब बेसिकली क्या है ना, ये जो संबंध है वो मैंने बता चुका हूँ, ये जो चीज़ थी है ना, यही संबंध है ना, ये लिखा हुआ है ना, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच संबंध है ना, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच में संबंध, तो जो मैंने अभी लिखवाया है वो ही है, ठीक है, वो ही है, ठीक है, पक्का। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही प्यारा सा अगर हम बात करें चीज थी, ठीक है। हाँ चलो तो बढ़े आगे, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जो है, अच्छा कभी भी अगर हम बात करें, जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु जैसे मान लो कोई परमाणु है, ठीक है, तो उस परमाणु के अंदर यहां पर कोई चीज लिखी जाती है ना, यहां पर लिखी जाती है क्या, अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक, क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक, इस वाले स्पेस पे, ठीक है, और यहां पर कोई चीज लिखी जाती है, इधर पर लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, क्या लिखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, ऐसे लिखा जाता है। जैसे अगर मैं तुम लोगों से बोल दूं एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13, परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है, 27। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सर इलेक्ट्रॉन जो है वो होंगे कितने, 13, क्योंकि परमाणु क्रमांक 13 है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं प्रोटॉन कितने होंगे, तो तुम बोलोगे सर 13, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, अगर हम बात करें प्रोटॉन भी 13 है। अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं न्यूट्रॉन कितने हैं, तो अब तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, सर क्या होता है, अभी आपने सिखाया कि परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है वो बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या की। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है सर द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है बराबर, अगर हम बात करें प्रोटॉन की संख्या जो कितनी होती है, अगर हम बात करें अभी इसकी दी हुई है 13 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या की, यही होता है भाई। इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 27 है और इसकी परमाणु क्रमांक 13 है, और बेसिकली इसके अंदर न्यूट्रॉन निकालना है हमें। तो न्यूट्रॉन कैसे निकल जाएंगे भाई, न्यूट्रॉन आ जाएंगे 14, कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे भाई। 13 को इधर ले जाओ तो 27 में से 13 का बचे कितने, 14, तो 14 इधर आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं, है ना, ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं, ये मुझे बताओ। क्या सोडियम का हम निकाल सकते हैं, तो सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या 23, परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो 11 क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे भाई, अगर हम बात करें 11 कितने हो जाएंगे, 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। अच्छा तुम लोगों से कभी पूछ लें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, अच्छा न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो 23 में से 11 गए बचे कितने, 12 न्यूट्रॉन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो मैं डीपीपी में देने वाला हूँ, ठीक है, तो करना। और नेक्स्ट लेक्चर में भी है ना अपन बहुत सारे अगर बात करें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। हाँ फिर हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं लूंगा आप सभी से है ना विदा, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।